2014 में मैं नेशनल शूटर हूँ और उस टाइम काफ़ी पिक पे था हमारा, परफॉर्मेंस कैंप चल रहे थे और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिस इंसान से मैं मिली थी तो शूटिंग रेंज पे ही मेरी मुलाकात हुई थी और बहुत ही ऑफिसर रैंक बनकर वो लोग पहुंचे और जो मेरे शादी का रिश्ता आया था वो एक जज लेकर आए थे जो उस इंसान को लेकर आए थे मेरे घर और परिवार से मिलाने। तो मेरी मदर की डेथ कुछ समय पहले हुई थी तो काफ़ी इमोशनल मेरा मतलब ऐसा चल रहा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पापा जी की तबीयत खराब थी तो उन लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से पता है कि कौन से इंसान किस टाइम पे मतलब क्योंकि वो आपको एक ट्रैप करते हैं, तो उन्होंने वो मोमेंट कैच किया कि मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ और जो जज थे उन्होंने मुझे पापा जी के सामने ही कहा कि जो लड़का है उनकी सिर्फ माँ है, वो आपको बेटी बनकर पालेंगी। और मेरा ये था कि मैं शूटिंग करना चाहती थी, अपनी पढ़ाई आगे करनी चाहती थी क्योंकि मैं तब 12th पास थी। सिर्फ सब कुछ होने के बाद घर वालों ने जैसा सबने मुझसे पूछा कि आपने इंक्वायरी नहीं किया, तो मेरा केस जहां तक मैं समझती हूँ मेरे पापा और मेरे भैया थे, हमारे फैमिली वाले ने सब इंक्वायरी किया, हर जगह वो सही पाए गए थे। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी जो हिंदू आइडेंटिटी होती है, उनकी ऑफिस, उनका वर्क प्लेस सब कुछ था। उनके फ्रेंड डीएसपी रैंक के लोग थे, उनके गार्जियन जज थे। तो ये अगर कहना है कि हमारी सिर्फ चूक है कि हम उनको पहचान नहीं पाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि हम एक आम इंसान है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आप मुझे जानते हो कि मैं तारा शाहदेव हूँ, लेकिन एक ऐसे इंसान भी है जो मुझे वहां जाकर पता चला कि डबल आइडेंटिटी से लोग जीते हैं। जो उसका आइडेंटिटी मुझे शादी के बाद पता चला, जब विद इन कुछ महीनों के अंदर मेरा सगाई हुआ और रेडिस एंड ब्लू से मेरा विवाह हुआ था, हिंदू रीति रिवाज से जैसे हमारे में होता है, बहुत धूमधाम से हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन शादी जिस दिन हुआ और लोकल थे, मैं रांची की रहने वाली हूँ, तो वहां पे ही उसका मतलब घर था जो ससुराल तथाकथित कह सकते हैं उसे। तो मुझे वहां ले जाया गया और शादी से पहले हम सगाई के लिए उनके घर पे ही गए थे क्योंकि उसकी मदर की सर्जरी हुई थी। तो वहां पे सारे जो हम हिंदू रीति रिवाज जानते हैं, हमारे घर में आप एंटर करोगे तो एक व्यू होता है हमारा, जैसे हम माता देवी देवताओं की पिक्चर्स, ओम स्वास्तिक, ये चीजें मतलब हम जो कॉमनली लगाते हैं, तो वो सारा व्यू था उसके घर पे। और 7 जुलाई को 2014 को मेरा शादी हुआ था। उसी रात मैं गई तो फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि आप सो जाओ और हम लोग सुबह बात करते हैं। मुझे नहीं पता, खाना उन्होंने मुझे दिया, मैंने खाया। कई बहुत देर के बाद जब आंख खुली सुबह, मैं वापस रूम से जब बाहर आई तो वो घर ही नहीं लग रहा था। उस घर में मुझे आज भी याद है मक्का मदीना का फोटो, अल्लाह का वो सिंबल, मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। पहला दिन था मेरा वो, और मैं घबराई हुई उसकी माँ के पास गई कि ये सब क्या है। तो उसने बड़े जोर से मुझे धक्का मार के बोला कि यही मेरा सच है और तुमको अब यही रहना है। मुझे आज भी वो पल याद कर ना ऐसा लगता है, आप सोच सकते हो कि कल रात मेरी शादी हुई और आज वो इंसान बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपने फादर को, अपने भाई को कॉल करने की कोशिश की, पता नहीं मतलब समझा पाना भी मुश्किल था कि हो क्या रहा था। मैंने जज को भी फोन किया जिसने वो रिश्ता कराया था, वो आया। मेरे फादर ब्रदर को उसने मना किया कि आपकी शादी तुरंत हुई है, पापा भैया घबरा जाएंगे, मैं आ रहा हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। तो उसने ये कहा कि ये जनाब से मिले, ये है रकीबुल हसन, मतलब जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी वो था रंजीत सिंह, लेकिन उस आदमी ने, वही जज जो मेरा रिश्ता लेके आया था, उसने कहा ये है रकीबुल हसन, आप इनसे मिलिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सब सही चले तो हम जो बोल रहे हैं आप बस चुपचाप से करते रहो, हम आपके पापा भैया को कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे साथ ऐसा था कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं नहीं जानती थी उससे पहले कि ये क्या होता है लव जिहाद वर्ड, मुझे आज भी याद है इस चीजों का। उसने मुझे बोला, जज ने, कि अभी निकाह कराने आएंगे, काजी होते हैं उनके, और आपको हम 3 बार कबूल है पूछेंगे, आपको ये बोलना होगा। तो मैंने फोन अपना ढूंढा कि मुझे अपने पापा से बात करनी है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो उसने बोला कि तुम्हारे भाई को हम झूठे रेप केस में फंसा देंगे और तुम्हारे पापा को हम आर्म्स एक्ट में फंसा देंगे। और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि जो मेरे सामने खड़ा था वो एक जज था, डीएसपी था जो मुझे धमकी दे रहा था, और हम एक नॉर्मल फैमिली के लोग थे जो ये सब से बहुत दूर थे, मतलब एक नॉर्मल जिंदगी थी हमारी। तो मैंने मतलब ऐसा था कि मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं भाग के जाती कहाँ अपने पापा और भैया के पास जिनको वो पहले ही फंसाने की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप चाहते क्या हो और क्यों कर रहे हो मेरे साथ।
तो उन्होंने कहा कि हमारा बस एक ही मकसद है, तुम्हें जो हम कहें वो करना है और आज से तुम सारा परवीन हो। मुझे आज भी याद है, उसने मेरा पूरा आइडेंटिटी ही बदल दिया। मैंने बोला कि कुछ भी हो, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पहले हमारी एक बात मानो, 3 बार कबूल है बोलो। लोग आए उसी के घर में, जैसे हमने मूवीज में देखा था ये सब चीजें जो निकाह कराते हैं। वो जज आया, काजी आए, उसके कुछ लोग आए, एडवोकेट जनरल थे, मतलब कोई भी एक ऐसा आम आदमी वहां आसपास नहीं दिख रहा था जिसको हम कह सके कि हाँ आप मेरी मदद करो। जिस बूढ़ी बुजुर्ग जो माँ के नाम पे थी, वो मुझे धमकियां पे धमकियां दिए जा रही थी और उसने कहा बस तुम आज कह लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 3 बार, उन्होंने कहा कबूल है कर दो, फिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे हिसाब से तो मैं ही तुम्हारा पति, फिर मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा। मैंने बोला ठीक है, आप 3 बार कबूल है करो। फिर उसने मुझे बोला आप साइन करो, आज से आप सारा परवीन हो। वहां से ये लड़ाई शुरू हुआ। मैंने उस जगह पे बोला आपने ये कहा कि आप 3 बार कबूल है बोल दो, मुझे उससे कोई नहीं पता फर्क, क्योंकि मेरी शादी हुई है कल आपसे दुनिया के सामने। लेकिन उस आदमी ने वहां से, वो उनका शुरुआत था, जो मुझे लग रहा था कि शायद इसके बाद सब ठीक होगा, वहां पे मैंने मना कर दिया उनके वो निकाह वाले सर्टिफिकेट में सारा परवीन के नाम से साइन करने से। और वहां उन्होंने मुझे धमकी दिया कि हम तुम्हें कुछ समय देते हैं, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे पापा जिंदा रहे, तुम सही सलामत रहो, वरना कहाँ बेच दी जाओगी। कान में आज भी वो आवाज सुनाई देता है, तुम पहली नहीं हो, तुम आखिरी भी नहीं हो, तुमसे पहले बहुत सी गई और बहुत सी और भी है जो इस रास्ते पे चल रही है। तब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच गई हूँ। मतलब पेपर आता था न्यूज का, मुझे याद है उस टाइम इंटरनेशनल चैंपियनशिप चल रहा था, लोग मेडल्स ले रहे थे और मैं वहां फंसी हुई थी। पापा जी का फोन आया, अगले दिन वो मिलना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि नई शादी है, आप समय दो, वो लोग घूमने गए। ये चीज सिलसिला चलता रहा, मतलब कुछ दिन तक, जब तक उन्होंने बोला, मैंने बोला मुझे समय चाहिए, क्योंकि मैं खुद को समझाना चाहती थी कि मैं कैसे निकलूं। मुझे ऐसा था कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा और भैया को मेरी वजह से कुछ हो जाए, या वो समाज जो हमें एक बार विदा करके भेज देता है, क्या वो ये सच जान के हमें एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि मैं जहां से आती हूँ, मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, तो मान सम्मान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमेशा से माँ ने बताया था सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस इंसान ने एक झटके से थप्पड़ मारा कि तुम्हें जीना है तो तुम्हें वही करना होगा। मेरे लिए उसके बाद का टॉर्चर कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मेरे लिए वो थप्पड़ बहुत था, क्योंकि वो वहां पे टूट गया था सब कुछ। तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि चाहे ये जो भी इंसान है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं और मैं ये सच को तो सामने लाऊंगी। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं किस चीज की शिकार हुई हूँ। मैंने उस दिन से ये ठान लिया कि मैं किसी भी कीमत पे इस जज को, इस डीएसपी को, ये चाहे जितने पावरफुल हो, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक 12वीं पास लड़की थी, ना ही मैं बहुत पैसे वाली थी कि मेरे पास पावर पोजीशन था, लेकिन एक बात था कि जो वो कर रहे थे वो गलत था और मुझे उस सच को लाना था। 40 दिन मैं उस दरिंदे के पास रही हूँ, हर दिन ये सोच कर कि कैसे मुझे ये मौका मिले और मैं वहां से बाहर निकल पाऊं जिंदा। उसने मारा, कुत्ते से कटवाया, कई बार गलत काम करने की कोशिश किया भी। लोगों के पास उस मुस्लिम जज के घर ले जाया गया कि तुम्हें बीफ खाना है, जबरदस्ती हर एक चीज कर, जितना एक लड़की को आप तोड़ सकते हो उसने तोड़ा। मेरे पापा भैया आए, उनको कहा गया कि हम बाहर घूमने गए हैं, मेरा फोन इन लोगों ने छीन लिया। जब भी बात कराते थे स्पीकर ऑन करके, मुझे ये था कि मुझे मेरे पापा भैया भी सही सलामत चाहिए था और मुझे मेरा सम्मान वापस चाहिए। तो फिर उसका एक शेड्यूल था। ये ना एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है जो हम सोचते हैं कि कोई एक वर्ग के लोग आ रहे हैं आपके जीवन को खराब कर रहे हैं। एक आतंकवादी लोग हैं। मैंने उसको घर पे देखा था, सैटेलाइट फोन जो हम आम आदमी नहीं देखते हैं, जो हमने मूवीज में देखा था। वो रात में वो फोन निकालता था, कई फोन, कई सिम्स चेंज कर करके, अलग अलग देश के उसके पैसे आते थे कैश। जब बेल बजता था, पैसे का बैग भरा हुआ आता था। ये एक आम लोग नहीं है जो हम सोचते हैं कि नहीं, कोई एक लड़की थी जो प्यार के चक्कर में फंस गई और किसी मुसलमान के घर चली गई या शादी कर लिया। ये हमारे लिए सोच से बहुत परे है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मेरे सामने कई लड़कियां उसके घर पे आई थी और वो बच्चियां वैसी थी जो 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती थी, जिनको ये झांसा देते थे